नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा या मिट्टियों का अवलोकन करेंगे कि आखिर भारत में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है तथा उस मिट्टी के निर्माण कारक क्या क्या हैं। उसके आधार पर ही हम लोग समझेंगे कि भारत में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो सर्वप्रथम मृदा शब्द की उत्पत्ति को देखते हैं। तो यह लैटिन भाषा के शब्द सोलम से इसकी उत्पत्ति हुई है। सोलम से सॉइल बना है जिसका अर्थ होता है मृदा या मिट्टी। सोलम का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ? तो फर्श, ऊपर के फर्श को या फर्श को हम लैटिन भाषा में सोलम कहते हैं। तो धरातल के ऊपरी भाग को सोलम कहा गया लैटिन भाषा में, जो प्रचलित होकर के सॉइल में परिवर्तित हुआ। अब देखते हैं मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत मृदा के निर्माण, वर्गीकरण, संगठन एवं उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो अब देखते हैं कि मृदा की परिभाषा आखिर क्या हो सकती है। तो मृदा धरातल पर जीवित एवं मृत पदार्थों के साथ प्राकृतिक तत्वों का वह समुच्चय जिसमें पौधों को पोषण प्रदान करने की क्षमता हो, वह मृदा कहलाएगी। इसके पश्चात देखते हैं कि इस मृदा का गठन किस किस चीज़ से होता है या मृदा में क्या पाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम लोग बजरी, रेत, गाद जिसे सिल्ट भी कहा जाता है, चीका जिसे क्ले भी कहा जाता है या चीका को मृत्तिका भी कहा जाता है, पंक, कीचड़ या मड, गोलाश्म जिसे बोल्डर कहा जाता है और अंत में ह्यूमस जो मुख्यतः वनस्पतियों या जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मृदा के गठन में जो मृदा के कणों के प्रकार हैं उसका आकार, सबसे छोटा आकार किसका होता है। तो सर्वाधिक छोटा आकार होता है चीका का, जिसे एक्स-रे विश्लेषण के द्वारा इसके कणों का प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात मृत्तिका, गाद, सूक्ष्म रेत, स्थूल रेत, बजरी या गुटिका वगैरह आती है, जिनका मृदा के कणों का इस प्रकार से क्रम है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो चीका के बाद सर्वप्रथम चीका के बाद इसी का एक अन्य रूप आ जाएगा। चीका से ही मृत्तिका बन गया। मृत्तिका के बाद गाद के बाद रेत के भी दो भाग हो जाते हैं, सूक्ष्म रेत और स्थूल रेत। उसके बाद बजरी और फिर गोलाश्म वगैरह सबकी आकृति आती है। अब हम लोग देखते हैं कि मृदा की अम्लीयता का जो माप है वह पीएच स्केल पर किया जाता है। पीएच मान जब 7 से कम हो तो मृदा अम्लीय मानी जाएगी और अम्लीयता को दूर करने के लिए हम मृदा में चूना अथवा जिप्सम का प्रयोग करते हैं ताकि उसकी अम्लीयता दूर हो जाए। आगे देखेंगे कि मृदा की अम्लीयता क्यों होती है या क्षारीयता क्यों होती है। तो मृदा निर्माण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो मूल पदार्थ जिसमें क्या आएगा हमारा, चट्टान या शैल। उसके बाद वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की जैविक क्रियाएं, वनस्पति एवं जीव, समय तथा मानवीय क्रियाएं मृदा निर्माण के प्रमुख कारक हैं। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कि आखिर मृदा किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो हम अगर एक जलोढ़ मृदा को देख लें तो जलोढ़ मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो नदियों के द्वारा लाए गए गाद से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब हम जहाँ भी देखें कि नदी का प्रवाह क्षेत्र है तो वहाँ मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी। तो वह मृदा होगी जलोढ़ मृदा। इसी प्रकार अगर हम देखें कि तटीय क्षेत्रों में हम किस प्रकार की मृदा देखते हैं।
तो लवणीय मृदा यानी समुद्र के जल के द्वारा जिस मृदा में लवण की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वह मृदा कैसी हो जाएगी, लवणीय मृदा। इसके अतिरिक्त यदि हम हरित क्रांति के क्षेत्रों पर गौर करें तो वहाँ की मृदा कहीं न कहीं एक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्षारीय मृदा में परिवर्तित हो गई है या वहाँ की मृदा जो है लवणीय मृदा में परिवर्तित हो जा रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मृदा निर्माण के जो मूल कारक हैं वहाँ की चट्टानें, वहाँ की स्थलाकृति, वहाँ की जलवायु कैसी है, जैविक क्रियाएं या वनस्पति और जीव जो है वहाँ किस प्रकार की क्रियाएं करती हैं तथा वहाँ कितने समय में ये प्रकार इन सारी क्रियाओं में कितना समय लग रहा है, ये तथा मानवीय क्रियाएं उत्तरदायी हैं किसके लिए, तो मृदा के निर्माण के लिए। अब आगे देखते हैं कि भारतीय मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को 8 भागों में विभाजित किया है। तो किस आधार पर विभाजन किया गया है, तो वह है संरचनात्मक मिट्टी और खनिज, मिट्टी के रंग, संसाधनात्मक महत्व के आधार पर भारतीय मृदा को उसके उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर इसे विभाजित किया गया है। तो पहली मृदा हमारी क्या है, तो जलोढ़ या दोमट मृदा या एल्यूविल सॉइल जो है हमारी पहली मृदा है। यह पाया कहाँ जाता है, तो उत्तरी भारत के मैदानों में तथा नदी घाटियों में। पूर्व में ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ भी नदियों का प्रवाह क्षेत्र होगा, नदियों के द्वारा लाए गए अपसादों के निक्षेपण से जलोढ़ या दोमट मृदा का निर्माण होता है। तो यह कहाँ निर्माण हुआ है, तो उत्तरी भारत के मैदानों में मुख्य रूप से गंगा का जो मैदान है वह क्या है, जलोढ़ या दोमट मृदा वहाँ मुख्यतः पाया जाता है। इसके पश्चात देखते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग यह 40% भाग पर स्थित है। इसका रंग कैसा होता है, तो हल्के धूसर से राख धूसर तक इसका रंग होता है। मृदा का गठन कैसा है, तो बलुई दोमट से चिकनी तक इसका गठन होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना तथा जैविक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। इसमें कमी क्या चीज़ की होती है, तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इसके पश्चात है कि बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो वह है बलुई दोमट मृदा। इसके पश्चात है कि दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% चिकने कण और 20% गाद पाई जाती है। इस मृदा में हम लोग किस चीज़ की कृषि कर सकते हैं, तो चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल और विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन इसमें किया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जलोढ़ मृदा को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा और दूसरा है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। बांगर मृदा जो होती है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर कि जो नदी का जो गाद होता है यहाँ नहीं पहुँचने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति जो होती है कम होती है, परंतु उर्वरक के सहायता से यहाँ हम कृषि कार्य करते हैं। इसके पश्चात है कि खादर या नवीन जलोढ़ मृदा, यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और यह बांगर से नीचे स्थित होती है तथा यहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ गाद छोड़ करके जाती है, जिसके कारण इसकी उर्वरा शक्ति अत्यधिक ज़्यादा होती है, जहाँ बिना उर्वरकों के सहायता से भी कृषि की जाती है। गंगा के ऊपरी एवं मध्यवर्ती भाग में बांगर तथा खादर नाम से यह प्रचलित है। इसके पश्चात हम देखते हैं काली मृदा या ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय से इसका निर्माण हुआ है, यानी जहाँ कहीं ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा वहीं यह मृदा का निर्माण हुआ होगा। यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसाल्ट लावा कहाँ पाया जाएगा, तो ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ होगा वहीं पे यह पाया जाएगा। तो उसके बेसाल्ट लावा के क्षरण से निर्मित जो मिट्टी होगी वह कौन सी मिट्टी होगी,
वह काली मिट्टी होगी, जिसे ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? लावा मिट्टी या काली कपासी मृदा। इसे कपासी मृदा इसलिए बोला जाता है कि काली मिट्टी में कपास की सर्वाधिक खेती होती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो गुजरात, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, उसके बाद है उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पठारी जिलों में यह काली मृदा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जो है मृदा, यह आपके मतलब अगर हम इसे कॉन्सेप्ट वाइज से देखें तो यह दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में यह मुख्यतः पाई जाती है। अब आगे देखते हैं कि रासायनिक संगठन इसका क्या क्या है या क्या क्या पाया जाता है इसमें। तो सर्वप्रथम है पोटास, चूना, लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। कमी क्या क्या चीज़ की है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी इसमें पाई जाती है। गीली होने पर यह अधिक चिपचिपी तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है। अब यहाँ सूखने पर यह सिकुड़ जाती है तथा यह फट जाती है, जिसमें यह फट भी जाती है और नमी धारण करने की क्षमता इसकी अत्यधिक होती है। इसका काला रंग जो होता है वह टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि काली मिट्टी का काला रंग किस के कारण होता है? तो वह है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, परंतु इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, फल और सब्जियों का भी उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चात है लाल एवं पीली मिट्टी। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से, यानी जहाँ पर रवेदार और कायांतरित सेल पाया जाएगा तो वहाँ जलवायु के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लाल और पीली मिट्टी पाई जाएगी। इसमें प्रधानता किसकी है? लोहा और सिलिका की इसमें प्रधानता मुख्यतः पाई जाती है। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। आपको पता होना चाहिए, यह भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लाल एवं पीली मिट्टी का लाल रंग किस रसायन के उपस्थिति के कारण होता है? तो वह है लौह ऑक्साइड। इसके पश्चात है कि यदि इसे जलयोजित रूप में देखा जाए तो यह पीली दिखाई देगी। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यानी इसका पीएच स्केल पर जो माप होगा वह 7 से कम होगा। इसके पश्चात इसमें कमी किस चीज़ की पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में यह मृदा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में भी तथा पश्चिम बंगाल में यह मृदा पाई जाती है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश यानी बुंदेलखंड का जो एरिया है हमारा, वहाँ यह मृदा पाई जाएगी और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। तो वर्षा की कमी और रवेदार आग्नेय चट्टानों की श्रृंखला के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। जहाँ वर्षा की कमी होगी और रवेदार आग्नेय चट्टान पाए जाएंगे तो काल क्रम में या भविष्य में वहाँ पे या वर्तमान समय में वहाँ लाल और पीली मिट्टी पाई जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि कृषि इस पर किस चीज़ की जाती है। तो कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, ज्वार, अलसी, बाजरा या मोटा अनाज कह लीजिए, आलू एवं फल की कृषि उर्वरकों की सहायता से की जाती है। इसके पश्चात देखते हैं लैटेराइट मृदा। लैटिन शब्द में लेटर शब्द से लैटेराइट बना है। लेटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट या ब्रिक। इसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो ईंट बनाने में लैटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है।
इसमें लोहा और सिलिका की बहुलता होती है। लोहा और सिलिका की बहुलता होती है। इसका विकास कैसे हुआ है? तो उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ है या विकास हुआ है। तो तीव्र निक्षालन या लीचिंग का परिणाम है। जब वर्षा होता है तो वर्षा के कारण निक्षालन या लीचिंग की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। इसका विभाजन किया गया है तो 3 भागों में: भूजलीय लैटेराइट मृदा, गहरी लाल लैटेराइट मृदा और श्वेत लैटेराइट मृदा में इसका विभाजन किया गया है। भूजलीय लैटेराइट मृदा जो है सर्वाधिक उर्वर होती है। गहरी लाल मृदा भूजलीय से कम उर्वर होती है, परंतु इसमें बहुलता किसकी होती है? लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। वहीं श्वेत लैटेराइट मृदा को केओलिन भी कहा जाता है। यहाँ ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि केओलिन किसे कहा जाता है, तो श्वेत लैटेराइट मृदा को केओलिन कहा जाता है। इसका रंग लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल होता है। रासायनिक संगठन इसमें क्या है? इसमें अधिकता किसकी होती है? लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। वहीं कमी नाइट्रोजन, चूना और जैविक पदार्थों या ह्यूमस की कमी होती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में। तो कहाँ है यह? सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय की पहाड़ी क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। जहाँ कहीं दक्षिण का पठार या दक्षिण भारत का पठार का विस्तार है, वहाँ यह मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। कृषि क्या चीज़ का किया जाता है? तो कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा एवं काजू आदि की खेती या कृषि इस पर की जाती है। अब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की जो खेती है वह लैटेराइट मृदा में ही की जाती है। वहीं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की जो खेती होती है वह लैटेराइट मृदा में होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शुष्क मृदा या एरिड सॉइल। इसका रंग कैसा होता है? लाल तथा किशमिश के रंग का। आप लोग देख लीजिएगा किशमिश का रंग कैसा होता है, उसके आधार पर ही शुष्क मृदा का रंग का निर्धारण आप लोग कर लीजिएगा। इसके पश्चात देखते हैं इसकी संरचना कैसी है। तो बलुई एवं इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो लवणीय प्रकार की इसकी प्रकृति होती है। इसमें नमी और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। नाइट्रोजन अपर्याप्त है तथा फॉस्फेट जो होता है वह सामान्य मात्रा में पाया जाता है। इसका विकास मुख्यतः कहाँ हुआ है? तो पश्चिमी राजस्थान में इस मृदा का मुख्यतः विकास हुआ है। इसके पश्चात देखते हैं वन मृदाएं या फॉरेस्ट सॉइल। तो इसका विस्तार जो है हिमालय के शंकुधारी वन क्षेत्रों में 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है तथा सह्याद्री, पूर्वी घाट एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी इसका विस्तार देखा गया है। वहीं इसका रंग जो है ऊपरी भाग में काला परंतु नीचे की ओर धूसर भूरा या धूसर लाल होता है। इसमें विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होता है परंतु इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। वहीं इसमें कृषि जो है चाय, कहवा, मसाला के अतिरिक्त विभिन्न खाद्यान्नों की भी खेती इस पर की जाती है। इसके पश्चात देखते हैं लवणीय मृदा या सलाइन वाइल। इसका एक अन्य नाम है ऊसर मृदा। इसका विकास मुख्य रूप से शुष्क, अर्धशुष्क, डेल्टाई क्षेत्रों में तथा अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में भी हुआ है। अब इसका रासायनिक संगठन क्या है? तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात यहाँ पे अधिक होता है इस मृदा में। वहीं नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई के कारण कोशिका क्रिया के परिणाम स्वरूप कैपिलरी प्रोसेस जो होता है उसके परिणाम स्वरूप सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम के लवण धरातल या मृदा की ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। तो
तो भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ की मृदा सर्वाधिक लवणीय है। मृदा में लवणता को मापने के लिए विद्युत चालकता मापी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। लवणता की समस्या से निपटने हेतु चूना या जिप्सम का प्रयोग किया जाता है तथा लवण रोधी फसलों जैसे बरसीम, चावल, गन्ना आदि की खेती की जाती है। इसके पश्चात है कि लवणीय या क्षारीय मृदा के स्थानीय नाम क्या हैं? तो इसे स्थानीय रूप में रेह, कल्लर, रकार, ऊसर, कार्ल और चौपिन आदि के नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पीट में मृदाएं या पीटी सॉइल। तो नदी डेल्टा वाले क्षेत्र में जलभराव जहाँ पे होता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसे पीट मृदा कहा जाता है। इसका विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता तथा वनस्पतियों की अधिक वृद्धि होती है, वहाँ पीटमय मृदाओं का निर्माण होता है। इसका रासायनिक संगठन कैसा है? तो इसमें ह्यूमस, जैव तत्व तथा लवण की अधिकता परंतु फॉस्फेट और पोटास की कमी होती है। इसका रंग कैसा होता है? तो गाढ़े काले रंग का इसका रंग होता है। विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के उत्तरी भागों में, झारखंड के दक्षिणी भाग में, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं केरल के कुछ भागों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में पाई जाने वाली अन्य मृदाएं कौन सी हैं जिसका वर्गीकरण में स्थान नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन ये मृदाएं भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो सर्वप्रथम है मरुस्थलीय मृदा या डेजर्ट सॉइल। इसका रंग कैसा होता है? लाल एवं भूरा। इसमें रेतीली से बजरी युक्त एवं लवणीय मृदा होती है। इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस और नमी की बहुत ही अल्प मात्रा पाई जाती है या लगभग नगण्य मात्रा होती है। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट की विभिन्न मात्रा विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? तो राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ, हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में मरुस्थलीय मृदाओं का विस्तार हुआ है। इसके पश्चात देखते हैं कि पर्वतीय मृदाएं दूसरा है। तो नदी द्रोणियों एवं निम्न ढालों पर जलोढ़ मृदा के रूप में यह पर्वतीय मृदाएं पाई जाती है। यह अनअपघटित जीवांश या ह्यूमस की अधिकता के कारण ह्यूमिक अम्ल का निर्माण करता है तथा इसके कारण क्या होती है मृदा? यह अम्लीय हो जाती है। इसमें पोटास, फॉस्फोरस एवं चूने की कमी होती है। इसमें कृषि क्या चीज़ का होता है? तो चावल नदी घाटियों में उपजाया जाता है, वहीं फलों के बाग जो होते हैं वह ढलानों पर एवं आलू लगभग घाटी और ढलानों दोनों पर उपजाया जाता है। इसके अतिरिक्त चाय, कहवा, मसाला, फल की कृषि इस मृदा में प्रमुखता से की जाती है। इसके पश्चात है अम्लीय एवं क्षारीय मृदाएं, एसिडिक और अल्कलाइन सॉइल। तो सर्वप्रथम देखते हैं अम्लीय मृदा। जब मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो वह मृदा अम्लीय हो जाती है। इसका पीएच मान कैसा होता है? तो 7 से कम होता है। जिन स्थानों की मृदा में कच्चे जीवांशों की अधिकता होती है उनके सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ कार्बोनिक अम्ल बनाती है, जिसके कारण मृदा जो है अम्लीय हो जाती है। अब यहाँ पर है कि चूने का प्रयोग कर मृदा की अम्लीयता पर नियंत्रण किया जाता है। यह आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मृदा की अम्लीयता पर नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूने का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो चाय की कृषि के लिए गहरी, अम्लीय तथा अच्छे जल निकासी वाली मृदा उपयोगी होती है। तो अम्लीय मृदा में हम किसका कृषि प्रमुखता से कर सकते हैं या किस फसल की कृषि कर सकते हैं? तो वह चाय की कृषि जो है इस मृदा में की जाती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति होती है। यानी जहाँ पर भी अधिक वर्षा होगी तो वहाँ की मृदा कैसी होगी? वह अम्लीय होगी। इसके पश्चात देखते हैं
क्षारीय मृदा। इसकी उत्पत्ति कहाँ होगी? तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति होती है। वहीं अम्लीय मृदा की उत्पत्ति वहाँ होगी जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। अब यहाँ देखते हैं कि क्षारीय लवण घुलकर मृदा के ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं तो मृदा कैसी हो जाएगी? क्षारीय। तो मुख्य रूप से हम समझते हैं कि मृदा में जब OH आयन या हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो मृदा क्षारीय हो जाती है। वहीं अम्लीय मृदा में क्या है? तो हाइड्रोजन आयनों की जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो मृदा अम्लीय हो जाएगी। तो इसका हम क्या करेंगे? तो चूने का प्रयोग करेंगे क्षारीय मृदा में ताकि उसकी क्षारीयता को कम किया जा सके। तो जब चूने का प्रयोग करते हैं तो सोडियम आयन इसमें से बाहर निकल आते हैं और मृदा क्षारीय से उदासीन बन जाती है। अब देखते हैं कि pH मान क्या होगा इसका? तो 7 से हमेशा अधिक होगा। अब उदासीन मृदा का pH मान जो है वह 7 के बराबर होता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो विस्तार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब तथा महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाले राज्य कौन है? तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में, उसके पश्चात गुजरात, हरियाणा और तब पंजाब में क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। हमारा यह चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।